रुद्र और विक्रम वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शिवम दृष्टि से कहता है, भाभी उनका नाम क्या है? किसका? दृष्टि ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, मैं छोटी भाभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम नायरा की बात कर रहे हो? हाँ भाभी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, शिवम ने कहा। तभी नवीन ने कहा, भाभी क्या हम दोनों हैंडसम नहीं हैं? दृष्टि ने कहा, तुम तो बहुत हैंडसम हो। अरे भाभी, अभी नायरा भाभी ने तो क्लास लगा दी थी शिवम की, दृष्टि ने हंसते हुए कहा। तभी बाहर नायरा आ जाती है। शिवम नायरा को देखकर दृष्टि के पीछे छुप जाता है और कहता है, भाभी नन्ही सी जान को बचा लो। नायरा अशेम्ड होते हुए कहती है, सॉरी शिवम, वो मैंने कुछ गलत सुन लिया था। तभी शिवम ने कहा, भाभी मैं आपको जब भी माफ करूंगा जब आप आज मेरे साथ मूवी प्रीमियर में चलोगी। और मुझे भाभी कहना बंद करो, मैं दृष्टि की फ्रेंड हूँ, ना कि तुम्हारी भाभी। ओके मिस नायरा, अगर भाई को पटाने में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। नायरा शर्म से लाल हो गई। नवीन ने कहा, शिवम वैसे तुझे नायरा को भाभी कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर नायरा और ज्यादा शर्मा रही थी। दृष्टि ने कहा, इसकी टांग खींचना बंद करो तुम दोनों, अब तुम्हें नहीं जाना मूवी प्रीमियर में। भाभी रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। कुछ टाइम बाद सभी रेडी होकर मूवी प्रीमियर के लिए चली जाती है। दृष्टि और नायरा ने मास्क लगाया हुआ था। दृष्टि और नायरा वहां नवीन के साथ थी। रिपोर्टर्स ने शिवम से मूवी के बारे में कुछ सवाल किए। उसके बाद सभी अंदर चले गए थिएटर में। एक तरफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठे थे। उनके साथ फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस नालिनी बैठी थी। उसको यकीन था कि शिवम उसके साथ बैठेगा, पर शिवम ने थिएटर में एंट्री करते ही दृष्टि का हाथ पकड़ लिया और उन्हें वीआईपी शीट पर ले गया। शिवम डायरेक्टर से नीचे वाली शीट पर नायरा और दृष्टि के बीच में बैठा। शिवम को इससे पहले कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था और आज वो 2 लड़कियों को साथ लेकर आया था। पूरा फिल्म क्रू ये देखकर अचंभित था। आज तक उसने फिल्म सेट पर बिना शूटिंग के कभी मेन एक्ट्रेस तक को भाव नहीं दिया। सभी सोच रहे थे कि ये लड़कियां कौन हो सकती हैं जिनसे शिवम ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा है। नलिनी तो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। मूवी खत्म होने के बाद सबने खूब तालियां बजाई। उसके बाद वहीं पर लंच का प्रोग्राम था। सभी ने खूब एंजॉय किया। शिवम डायरेक्टर के साथ बिजी था। एके वहां पर थोड़ी लेट पहुंचा था, पर सभी ने एके का बहुत अच्छे से वेलकम किया। नलिनी एके के सामने उससे न्यू डिजाइनिंग ड्रेस के बारे में बात करने आई थी, पर एके ने उसे ये कहकर इग्नोर कर दिया कि ड्रेस के लिए मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट करो, और वहां से निकल गया। वो सीधा दृष्टि के सामने आकर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर कहा, बंदे का सलाम स्वीकार करें। दृष्टि ने उसके हाथ नीचे किए और कहा, हम आपका सलाम क्यों स्वीकार करें, जबकि आप तो हमें भूल ही गए हैं, ना ही हमसे मिलने आते हैं, पर आप तो बड़े आदमी हैं। इतना सुनते ही एके के चेहरे पर उदासी आ गई और उसने कहा, सॉरी भाभी, आगे से हर वीकेंड पर आने की कोशिश करूंगा, अब तो माफ कर दो भाभी। और उसने अपने कान पकड़ लिए। तभी दृष्टि ने जल्दी से उसके हाथ पकड़े। तुम भी ना, अगर कोई देख लेता तो, दृष्टि ने कहा। तभी नवीन भी वहां आते हुए बोला, भाभी हमें और किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे लिए अपने मायने रखते हैं, हम सभी में ये बात कॉमन है। अगर आप इसे अब भी माफ नहीं करोगे तो ये अब घुटनों पर भी बैठ जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। सभी हंसने लगे। नलिनी की नजर भी जब से एके पर ही थी। उसने उसे कान पकड़ते हुए भी देखा था, जिससे वो हैरान हो गई थी। उसने सोचा, आखिर ये लड़कियां है कौन जिनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कि उनसे एके तक माफी मांग रहा है। तभी एके ने इशारा करते हुए पूछा, भाभी ये कौन है? दृष्टि ने कहा, पहले तो मुझे भाभी बुलाना बंद करो, बाहर तुम मुझे दृष्टि ही कहकर बुलाया करो। ये बात मैंने इन दोनों को भी बता दी है। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। तभी एके बोला, ओके दृष्टि। फिर उसने कहा, अब तो आप नाराज नहीं हो सकते। नवीन ने एके से कहा, और ये है नायरा, हमारी होने वाली भाभी। मतलब एके ने कहा, मतलब कि विक्रम भाई की होने वाली वाइफ। नायरा तो इस बात को सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसके मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकला। ये सुनकर तो एके की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बोला, ये सही है, बड़ों की शादी के बाद ही तो हमारा नंबर आएगा। कुछ देर बाद शिवम भी अपना काम फिनिश करके वहां आ जाता है। उसके बाद सभी मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जब सभी घर पहुंचते हैं तो वहां अनीता और डॉक्टर आरके बच्चों के साथ आए हुए थे। दृष्टि और नायरा ने दोनों को ग्रीट किया। तभी हर्ष बोला, एंजल आप हमारे साथ खेलोगे। हर्षिता ने कहा, एंजल ये आपकी फ्रेंड है।
दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया। तभी शिवम ने कहा, दोनों अपने मामा के साथ नहीं खेलोगे? दोनों ने ना में सिर हिला दिया। उनको देख सभी शिवम पर हंस पड़े। दोनों दृष्टि के साथ खेलने की जिद करने लगे। दृष्टि दोनों बच्चों को खिलाने के लिए गार्डन में ले गई। कुछ देर बाद बच्चे थक गए थे तो दृष्टि ने उन्हें अंदर ले जाकर खाना खिलाया। उसके बाद अनिता उन्हें सुलाकर वापस आ गई थी। इतने में दृष्टि ने डिनर रेडी कर दिया था। रुद्र और विक्रम भी आ गए थे। सभी ने डिनर किया। खाना पहले की ही तरह लाजवाब बना था। डिनर के बाद डॉक्टर आरके ने दृष्टि से कहा, कल की सर्जरी की सभी तैयारी हो गई है। मैंने टीम की लिस्ट डॉक्टर राधिका को ईमेल कर दी है। तुमसे एक फेवर चाहिए था कि एक तो तुम्हारी दी और मैं इस सर्जरी में डॉक्टर राधिका के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और दूसरा, अगर हो सके तो क्या हम सोशल मीडिया पर यह हेडलाइन डाल सकते हैं कि डॉक्टर राधिका सर्जरी के लिए हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। दृष्टि ने कहा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अगर आप ये करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर राधिका रिपोर्टर्स के सामने नहीं जा पाएंगी, और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आपके और आपके हॉस्पिटल के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स कहे। ये सुनकर तो डॉक्टर आरके बहुत ही खुश हो गए, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि आप ये न्यूज ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर दें। डॉक्टर राधिका इसे बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कंफर्म कर देगी। इतना सुनकर तो डॉक्टर आरके तो दृष्टि को बहुत एडमायर कर रहे थे। इसके बाद सब अपने रूम में सोने चले गए। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। अगली सुबह आज दृष्टि के भाई की सर्जरी होनी थी। हॉस्पिटल में सभी तैयारी हो गई थी, पर पता नहीं कैसे मीडिया रिपोर्टर्स को इसकी खबर लग गई थी। वो सभी सुबह से हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर राधिका के आने का वेट कर रहे थे। दृष्टि, नायरा और रुद्र घर से निकल जाते हैं। नायरा ने डॉक्टर राधिका का आइडेंटिटी कार्ड रख लिया था। सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स को देख दृष्टि समझ जाती है कि किसी ने डॉक्टर राधिका के यहाँ आने की खबर लीक कर दी है, पर वो ये सब देखकर नर्वस नहीं हुई। ये सब देखकर डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि शायद डॉक्टर राधिका आज सर्जरी पोस्टपोन कर दे। तभी उन्होंने वहां दृष्टि को रुद्र के साथ आते देखा। आधे घंटे बाद सर्जरी शुरू होनी थी। डॉक्टर आरके ने दृष्टि से पूछा, क्या डॉक्टर राधिका की कोई अपडेट मिली? दृष्टि ने कहा, आप चिंता मत करो, डॉक्टर राधिका जरूर आएंगी। फिर उसने रुद्र से कहा कि मैं नायरा के साथ मंदिर जाना चाहती हूँ, अपने भाई के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। रुद्र ने कहा, तुम जाओ, मैं यही हूँ। उसके बाद दृष्टि वहां से निकल जाती है और कुछ देर बाद वो और नायरा वॉशरूम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। अब दृष्टि देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर लग रही थी और नायरा उसकी असिस्टेंट नर्स। सर्जरी स्टार्ट होने में 5 मिनट्स का ही समय रह गया था। सबने डॉक्टर राधिका की आने की आस छोड़ दी थी। अब तो रुद्र को भी लग रहा था कि डॉक्टर राधिका आज नहीं आएंगी। उसे दृष्टि और उसके भाई के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। रुद्र ने इससे पहले डॉक्टर राधिका के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रहा था। उसे डॉक्टर राधिका पर गुस्सा भी आ रहा था। डॉक्टर आरके भी वहीं रुद्र के पास खड़ा था। तभी उसके फोन पर एक ईमेल आया, आई एम स्टैंडिंग इन द रिसेप्शन एरिया ऑफ हॉस्पिटल। तभी डॉक्टर आरके ने कहा, मर गए। रुद्र ने कहा, क्या हुआ? डॉक्टर आरके ने कहा, राधिका रिसेप्शन एरिया में है, वो किसी को अपनी पहचान थोड़ी बताएंगे। तभी डॉक्टर आरके और रुद्र दोनों रिसेप्शन एरिया में पहुंचते हैं। दोनों रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर राधिका। उन्होंने कहा, देखो तो इन्हें डॉक्टर आरके से मिलना है, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। पता नहीं ऐसे लोगों को कुछ अक्ल भी है या नहीं। मुझे तो ये भी शक है कि ये डॉक्टर भी है या नहीं। मैंने आइडेंटिटी कार्ड के लिए बोला तो वो भी नहीं दिखाया। मुझे तो लगता है ये कोई फ्रॉड है। इन्होंने अपना मास्क भी नहीं हटाया। वहां पर आसपास बैठे लोग भी उनकी बात सुन रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, देखने में तो ये ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे कितनी बड़ी डॉक्टर हो। दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सिक्योरिटी को बुलाकर इन्हें बाहर फेंकवाओ। अच्छा है इन्होंने रिसेप्शन पर आकर डॉक्टर आरके के बारे में पूछ लिया। अगर ये डॉक्टर आरके के कैबिन के आगे पहुंचकर वहां ड्रामा करती तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती। तभी वहां पर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर राधिका और नायरा को पकड़ने को आगे बढ़ते हैं, तभी किसी की कड़कती हुई आवाज उनके कानों में पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर आरके थे। उन्हें देखकर दोनों रिसेप्शनिस्ट सहम गए। डॉक्टर आरके ने जल्दी से डॉक्टर राधिका से सिर झुकाकर कहा,
मिस, आपके साथ हुए मिसबिहेव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रिसेप्शनिस्ट तो ये देखकर हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये डॉक्टर कौन हो सकती है जिससे डॉक्टर आरके भी सिर झुकाकर बात कर रहे हैं। तभी उनमें से एक रिसेप्शनिस्ट के दिमाग की बत्ती जली। उसने बड़बड़ाया, कहीं ये डॉक्टर राधिका तो नहीं है। इतना सोचते ही तो उनके पैर कांपने लगे। वो दोनों ऐसे ही बहुत से लोगों की इंसल्ट किया करती थी। उन्हें अपनी जॉब का बहुत घमंड था, लेकिन आज वो दोनों गलत फंस गई थी। डॉक्टर राधिका ने डॉक्टर आरके से कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। नाउ सर्जरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर आरके ने डॉक्टर राधिका के साथ जाते हुए दोनों रिसेप्शनिस्ट से कहा, यू आर फायर्ड। रुद्र भी उनके साथ ही था। अब दोनों रिसेप्शनिस्टों के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। डॉक्टर राधिका को ईमेल पर पहले ही पेशेंट की समरी फाइल भेज दी थी। डॉक्टर राधिका को तो पहले से ही पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता था। उसने आवाज को थोड़ा सा बदलकर कहा, डॉक्टर अनीता भी सर्जरी में इन्वॉल्व होना चाहती है। मुझे दृष्टि ने बताया था वो दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर आरके ने कहा, वो वार्ड में है। सभी वार्ड में पहुंच जाते हैं। रुद्र बाहर ही रह जाता है। डॉक्टर राधिका ने ताली बजाकर कहा, प्लीज पे अटेंशन हियर। There is no possibility of mistake in surgery. If anyone is still nervous, then he can leave from here right now. डॉक्टर अनीता, तुम पेशेंट को एनेस्थीसिया दीजिए। डॉक्टर आरके, आप ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट और बीपी को मॉनिटर करेंगे। उसने नायरा से कहा, तुम सभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रेडी रखोगी। उसके बाद सर्जरी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर राधिका को सर्जरी करते देख नायरा को छोड़ सभी हैरान थे। उसके हाथ इतने स्मूथली चल रहे थे। वो कभी सिजर्स मांगती तो कभी फोर्सेप्स। डॉक्टर राधिका सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसने एनेस्थीसिया लेवल थोड़ा बढ़ाने के लिए बोला। सर्जरी पूरे 6 आवर्स तक चली। ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ। डॉक्टर आरके ने रुद्र से कहा, सर्जरी इज सक्सेसफुल। अभी हमें 48 आवर्स तक पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डॉक्टर राधिका ने डॉक्टर अनीता और डॉक्टर आरके से कहा, आप लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा। डॉक्टर राधिका ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। डॉक्टर आरके ने राधिका से लंच के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। तभी रुद्र ने डॉक्टर राधिका को चेक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, दृष्टि मेरी फ्रेंड है तो ये मेरा छोटा भाई हुआ ना, इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। इतना कहकर डॉक्टर राधिका और नायरा वहां से निकल जाती है। आज डॉक्टर आरके की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ जो काम किया था, उसने देखा था कि से राधिका ने कितनी सफाई से सर्जरी फिनिश की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में कोई जादू हो। वो सर्जरी के समय बहुत काम थी। वहां से जाते हुए दृष्टि को आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहां कपड़े चेंज करने का रिस्क नहीं लेती और हॉस्पिटल की पार्किंग में चली जाती है। दोनों हॉस्पिटल की पार्किंग के वॉशरूम में कपड़े चेंज करते हैं। उनका पीछा करने वाली और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अवनी थी। वो डॉक्टर राधिका को एक्सपोज करना चाहती थी, पर जब उसने उन्हें पार्किंग में जाते हुए देखा तो उसने पीछा करने का इरादा बदल दिया। उसके बाद रुद्र दृष्टि को कॉल करके कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। तभी दृष्टि कहती है, मैं वहां अभी आती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट होने के कुछ देर बाद दृष्टि वहां आ जाती है। दृष्टि की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। रुद्र उसको संभालते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है। तभी रुद्र के फोन की रिंगटोन बजती है। कॉल को पिक करने के बाद रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रुद्र को आखिर किसकी कॉल आई थी? ऐसा क्या सुना रुद्र ने कॉल पर जो उसे इतना गुस्सा आ गया? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। रुद्र दृष्टि से जरूरी काम बोलकर वहां से निकल जाता है। दृष्टि और नायरा सर्जरी के बाद वहीं रुक जाती है। नायरा दृष्टि और अपने लिए खाना लेने चली जाती है। शाम को खाना खाने के बाद वो दोनों को वहीं बाहर बैठे बैठे रात हो जाती है। डॉक्टर आरके घर निकलने से पहले पेशेंट को देखने आते हैं। वो वहां दृष्टि और नायरा को बैठे पाते हैं। वो दृष्टि को घर जाने के लिए मना लेते हैं। दृष्टि और नायरा घर चली जाती है। घर जाकर दृष्टि हॉट शॉवर लेती है। शॉवर लेने से दृष्टि को बहुत आराम मिला था। नायरा ने भी हॉट शॉवर ले लिया था। रात को रुद्र और विक्रम घर नहीं आए थे। दृष्टि को मैसेज करके बता दिया था कि आज वो सोनाक्षी बुआ के घर पर ही रुकेगा। रुद्र को हॉस्पिटल में सोनाक्षी बुआ का कॉल आया था। कॉल पर वो बहुत ज्यादा रो रही थी। सोनाक्षी ने रुद्र को दादाजी के एक्सीडेंट के बारे में रोते रोते बताया था।
जिससे रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दृष्टि पूरे दिन की थकी हुई थी। वो और नायरा दोनों नीचे नायरा के रूम में ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ रुद्र और विक्रम सोनाक्षी बुआ के सामने बैठे थे। बुआ ने कहा, पिताजी पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, उनका बचना मुश्किल है, उनके सिर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है उन्हें इंटरनल इंजरीज हुई है, उनके ब्रेन में एक क्लॉट बन गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो वो या तो वेजिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं या मर भी सकते हैं। ये शब्द बोलते ही सोनाक्षी बुआ की आंखों से आंसू बहाने लगे। सोनाक्षी बुआ ने रोते हुए कहा, वो आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते हैं। रुद्र ने कहा, वो बूढ़ा आदमी मरे या जिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनाक्षी बुआ ने उठकर रुद्र को खींचकर थप्पड़ मारा। उसने रोते हुए कहा, बस अब मैं उनके बारे में और कुछ नहीं सुनूंगी। रुद्र हैरान था। आज तक कभी उसकी बुआ ने उसको थप्पड़ नहीं मारा था। वो पहले भी अपने दादाजी के बारे में सदा बदतमीजी से बात करता था। रुद्र ने कहा, बुआ आपको क्या हुआ? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे तो इस बात का दुख है कि आपने उस बूढ़े आदमी के लिए मुझे मारा। सोनाक्षी ने चिल्लाकर कहा, बस अब आगे एक शब्द और नहीं। अरे कोई अपने दुश्मन को भी उसके आखिरी वक्त में इतना बुरा भला नहीं कहता, और वो तो तुम्हारे अपने दादाजी है, तुम जानते ही क्या हो उनके बारे में। जब तुमने मिस्टर प्रताप सिंह रायजादा के बिजनेस के 70% शेयर्स RSR के नाम से खरीद लिए तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये सब उसका ही तो है, मुझे कौन सा ये सब अपने साथ लेकर जाना है। बस अब ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि उसके सारे दुख भगवान मुझे दे दे। जब से तुमने वो घर छोड़ा है उसके बाद एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने तुम्हारे बारे में ना पूछा हो। ये सब बताते हुए सोनाक्षी की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे थे। सोनाक्षी बुआ ने आगे कहा, जब उन्हें पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है वो किसी बात को लेकर निराश तो थे, और फिर ना जाने क्या सोचकर उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने इस खुशी में हजारों भूखे लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उस दिन वो इतने थक गए थे और थकान से इतना बीमार हो गए थे कि उन्हें 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था, पर वो किसी की कहाँ मानने वाले थे। उनके पोते की शादी जो हुई थी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे हंसते हंसते कहा था, अब तो बस एक ही इच्छा है मेरी कि मरने से पहले एक बार अपने पोते के मुंह से दादू सुन सकूं, और तो ऊपर वाले ने सभी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। मुझे नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो बस तुझे देखने को तड़प रहे हैं। रुद्र उनसे इतनी नफरत करता था, फिर भी सोनाक्षी बुआ की बात सुनकर उसकी और विक्रम की आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्र ने कहा, बस बुआ अब मैं उनके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और वहां से जाने के लिए उठा। सोनाक्षी बुआ ने उसे अपनी कसम देकर कहा, आज तुम्हें सब कुछ सुनना ही पड़ेगा, और रुद्र को दोबारा वहीं बैठना पड़ा। सोनाक्षी ने आगे कहा, जब तुमने 13 साल की उम्र में नाराज होकर बोलना बंद कर दिया था तो वे तुम्हें छुप छुप कर देखा करते थे। वो बस बाहर से ही पत्थर की तरह सख्त होने का दिखावा करते थे, पर अंदर से वो मोम की तरह कोमल थे। 20 साल की उम्र में जब तुम अपनी माँ को लेकर उस घर से निकल गए थे, उस रात वो तुम्हारे लिए बहुत रोए थे। उस दिन मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे। वो अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। मैं तुम्हारे पास फोन करने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे अपनी कसम देकर तुम्हें बताने से रोक लिया था। उन्होंने तेरी एक झलक देखने के लिए पूरी रात तुम्हारे घर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बन के गुजारी है। रुद्र को याद आया कि अमेरिका जाने से पहले कभी कभी उनके घर के बाहर एक भिखारी फटा पुराना कंबल ओढ़े दिखाई देता था। ये सुनकर तो रुद्र के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा जिसका कोई इलाज नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सोनाक्षी बुआ ने कहा, क्या कहा था कि चाहे वो बूढ़ा आदमी मरे या जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा, और अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें इतना पछतावा होगा कि पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। पर तुम्हारा पछतावा खत्म नहीं होगा। और हाँ, क्या कहते थे तुम्हारा बाप तुम्हारा सुपर हीरो था। उस नीच आदमी ने तुमको और तुम्हारी माँ को इतने साल पहले छोड़ दिया था किसी नीच औरत के लिए। याद है जब तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादाजी का झगड़ा हो रहा था तो तुम अपने दादाजी से उस दिन पहली बार नाराज हुए थे। उस दिन तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था।
वो तो तुम अपने पापा से इतना प्यार करते थे, तो तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस सच्चाई का पता चले। उन्हें पता था कि तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आखिर तुम्हारे पापा तुम्हारे आइडल जो थे, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट का ड्रामा किया। उन्हें ये भी पता था कि तुम उनसे नफरत करोगे, पर फिर भी उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हारा बाप कंपनी में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करके भागा था। तुम्हारे दादाजी के सिर पर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था। उन्होंने बुढ़ापे में दोबारा कड़ी मेहनत करके बिजनेस को खड़ा किया, पर फिर भी उन्हें जिंदगी में दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। पता नहीं भगवान उनसे क्यों इतने नाराज है। तुम सही कह रहे हो, उनका मरना ही सही है। शायद मरने के बाद उन्हें इन दुखों से तो छुटकारा मिलेगा। शायद भगवान की यही मर्जी है। इतना कहकर सोनाक्षी बुआ फुट फुट कर रोने लगी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नावेल राइटर के साथ। रुद्र की बुआ ने उसको पूरी सच्चाई बता दी थी, जो न जाने उन्होंने कितने सालों से अपने दिल में दबाकर रखी थी। आज उसने अपने पिताजी की दी हुई कसम को तोड़ दिया था। रुद्र के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम भी दादाजी के बारे में ये सच्चाई सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। रुद्र के तो हाथ पैर कांप रहे थे। उसने उस भिखारी को कितनी बार देखा था। उसने एक बार तो वॉचमैन को भी ये देखने के लिए भेजा था, कहीं वो किसी गैंग का आदमी तो नहीं है। उसने आकर बताया था कि बॉस वो कोई 70 साल का बूढ़ा है। उसके बाद रुद्र ने उस भिखारी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो महीने में एक बार तो जरूर मेंशन के सामने बैठता था, चाहे कितनी ही गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश पड़ती हो। एक रात तो बहुत तेज तूफान और बारिश आई थी। जब उसने तेज बारिश में भी उस बूढ़े भिखारी को बैठे देखा था, तो रुद्र ने उसके लिए छाता भी भिजवाया था, पर उसने ये कहकर छाता लेने से मना कर दिया था कि ये उसके कर्मों का फल है। अगली सुबह उसको वहां से एम्बुलेंस में ले जाया गया था। गार्ड ने बताया था कि वो भिखारी वहां पूरी रात बारिश में बैठे होने से बीमार हो गया था। रुद्र की आंखों के सामने तो वो सभी यादें मूवी की तरह चल रही थी। वो आरएसआर भी बना तो उस आदमी से बदला लेने के लिए जो उसके लिए हंसते हंसते जान कुर्बान कर दे। अब तो रुद्र को सांस लेना भी भारी हो रहा था। अब रुद्र को बस अपने दादू के पास जाना था। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, बुआ जी, दादू को कौन से हॉस्पिटल में रखा गया है? सोनाक्षी बुआ ने कहा, उनको लाइफ केयर हॉस्पिटल में रखा गया है। रुद्र लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही ना बची हो। रुद्र को अपने ऊपर घिन आ रही थी। उसने अपना हाथ जोर से वहां रखी टेबल के ग्लास पर मारा। वो ग्लास टूटकर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। ये देख सोनाक्षी बुआ और विक्रम ने जल्दी से रुद्र संभाला था। अब सोनाक्षी को उसकी ये हालत देखकर ही बुरा लग रहा था कि उसने रुद्र को सच्चाई क्यों बताई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। बुआ ने रुद्र के हाथ की ड्रेसिंग करने के लिए कहा। उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे पहले दादाजी को देखना है। वो रुद्र को लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रोनित मित्तल और नवीन दोनों हॉस्पिटल में ही थे। उन दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुद्र वहां आएगा। तभी उनकी नजर रुद्र के हाथ पर गई, जिससे अभी भी ब्लड निकल रहा था। जैसे ही उन्होंने रुद्र को रोककर ड्रेसिंग करने के लिए कहा, पर वो नहीं माना। उसने आईसीयू के ग्लास डोर से अपने दादाजी को देखा। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, सिर में पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ पर प्लास्टर लगा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर पर लगी चोट की थी। उनकी हार्ट बीट बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका हार्ट कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। विक्रम ने रुद्र की ये हालत देखी तो उसे दृष्टि का ही ख्याल आया और उसने दृष्टि को कॉल करके सारी सच्चाई बता दी और दृष्टि को वहां जल्द से जल्द आने को कहा। वैसे तो रास्ता 1 घंटे का था, पर दृष्टि को वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। दृष्टि को वहां आधे घंटे में आता देख विक्रम हैरान था, क्योंकि वो भी शायद वहां आधे घंटे में नहीं पहुंच सकता था। पर इस बारे में उसने दृष्टि से कुछ नहीं पूछा। दृष्टि नायरा को भी वहां लेकर आई थी। उसने रुद्र की ये हालत देखी तो उस पर तो बिजली सी गिर गई। वो दौड़कर जल्दी से रुद्र के पास गई। रुद्र ने जब दृष्टि को वहां देखा तो उससे अपने आंसू कंट्रोल नहीं हुए। उसने दृष्टि को गले लगा लिया। दृष्टि को उसके आंसू अपने कंधे पर फील हो रहे थे। उसने रुद्र को सांत्वना देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा दादाजी को, अब रोना बंद करो और ये क्या हालत बना रखी है।
अपनी दादू तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? उसने पहले रुद्र को वहां शीट पर बैठाया और फिर विक्रम से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहा। विक्रम ने फर्स्ट एड बॉक्स दृष्टि को लेकर पकड़ा दिया। दृष्टि ने सबसे पहले उसके हाथ से कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकले, फिर उसके हैंड को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया, फिर हाथ पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाकर उसके हाथ पर बड़े अच्छे से ड्रेसिंग कर दी थी। उसने डॉक्टर से भी अच्छी ड्रेसिंग की थी। सभी उसकी की हुई ड्रेसिंग को देखकर हैरान थे। कुछ देर बाद वहां एक डॉक्टर आकर कहता है कि आई एम सॉरी, हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतना सुनते ही रुद्र ने गुस्से में से का कॉलर पकड़ते हुए कहा कि अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। रुद्र की धमकी सुनकर वो डॉक्टर डर गया। उसने हकलाते हुए कहा, देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने सभी बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग अरेंज करके सभी ने आपस में डिस्कशन किया था, पर सभी डॉक्टर्स ने ये केस हाथ में लेने से मना कर दिया क्योंकि पेशेंट के ब्रेन में क्लॉट अंदरूनी हिस्से में है जिसकी सर्जरी करना इम्पॉसिबल है। डॉ की बात सुनकर रुद्र की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। रुद्र के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, रुद्र, अब तुझे ही शांत होकर कुछ सोचना होगा। उसने अपने आंसुओं को अपने हाथ से पोंछा और फिर वॉशरूम में अपना मुंह धोने चला गया। अभी उसने अपनी आंखों पर ठंडा पानी डाला ही था कि उसे डॉक्टर राधिका का ख्याल आ गया। तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने जल्दी से अपना फेस वॉश किया और अपने फेस को हैंकी से पोंछते हुए दृष्टि के पास चला गया और दृष्टि के हाथों को पकड़कर बोला, क्या तुम डॉक्टर राधिका को सर्जरी के लिए मना सकती हो? उसे जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कैसे भी करके उन्हें इस सर्जरी के लिए मना लो, दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आज ही सर्जरी नहीं हुई तो दादाजी का बचना नामुमकिन है। प्लीज दृष्टि, अब सब तुम्हारे हाथ में है। दृष्टि ने कहा, पहले तो तुम रोना बंद करो और आज हर हाल में दादू की सर्जरी होकर रहेगी। मैं और नायरा जाकर डॉक्टर राधिका को लेकर आते हैं। तुम दादाजी को डॉक्टर आरके के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो और जितना जल्दी हो सके दादू को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचो एंड डॉटर राधिका को लेकर मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। इतना कहकर दृष्टि नायरा के साथ वहां से निकल गई थी। वो तो अच्छा था कि उन दोनों ने 2 घंटे की नींद ले ली थी। दृष्टि के मुंह से डॉक्टर राधिका को लाने की बात सुनकर तो वो डॉक्टर सदमे में ही चला गया था। जिस डॉक्टर राधिका को पावरफुल आदमी भी बिना उनकी मर्जी के नहीं ला सकता, तो ये नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की उन्हें कैसे ला सकती है? उस डॉक्टर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राधिका किसी की सर्जरी करने के लिए इंडिया भी आ सकती है। रुद्र ने जल्दी से अपने दादाजी को सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। दादाजी को सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था। डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता भी वहां पहुंच गए थे। विक्रम ने उन्हें सारी बातें बता दी। अनीता को तो पहले से ही अपने दादू के बारे में पता था, पर उन्होंने सभी से कहा था कि रुद्र को कभी सच का पता नहीं चलना चाहिए। ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई थी। अब बस इंतजार था तो डॉक्टर राधिका के आने का। दृष्टि और नायरा को घर से अपने कपड़े लेने थे, इसलिए वो इतने लेट हो रहे थे। रात का टाइम था, इसलिए उन्होंने रास्ते में ही अपने कपड़े चेंज कर लिए। हॉस्पिटल में सबको एक एक सेकंड इंतजार करना भारी हो रहा था। रुद्र को दृष्टि पर भरोसा था कि वो डॉक्टर राधिका को लेकर जरूर आएगी। डॉक्टर आरके तो डॉक्टर राधिका को लेने के लिए हॉस्पिटल के मेन डोर पर आ गए थे। सभी गार्ड सोच रहे थे कि ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए डॉक्टर आरके को गेट पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर आरके को इंतजार करते करते 20 मिनट्स हो गए थे। डॉक्टर आरके भी पूरे दिन के थके हुए थे और आज ही उन्हें दूसरी बड़ी सर्जरी में हेल्प करनी थी। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। वो अभी सोच ही रहा था, तभी उसके नजर तेज स्पीड में आती कार पर पड़ी। मैन डोर के सामने कार के ब्रेक लगने की वजह से टायर्स के घिसड़ने की तेज आवाज के साथ कार रुकती है। सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। तभी उस कार से 2 लड़कियां निकलती है। उनको देखकर तो गार्ड्स और डॉक्टर आरके हैरान हो गए थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी रश ड्राइव करने वाली कोई लड़की होगी।
जैसे ही गार्ड्स उसे कुछ बोलते, डॉक्टर आरके ने आकर जल्दी से डॉक्टर राधिका को ग्रीट किया और एक गार्ड को कार पार्किंग में ले जाने को कहा। गार्ड्स को समझते देर नहीं लगी कि चेयरमैन सर इतनी देर से इन लड़कियों का वेट कर रहे थे। एक गार्ड ने जल्दी से आकर राधिका के हाथ से कार की चाबी ले ली। वे दोनों डॉक्टर आरके के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ रुद्र को एक एक मिनट इंतजार करना भारी हो रहा था। जिस दादाजी से आरएसआर ने इतनी नफरत की, उतना ही उन्होंने प्यार की सारी हदें पार कर दी। रुद्र तो अपने गिल्ट में ही मरा जा रहा था। आज तक रुद्र को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। वो बिल्कुल अपने दादू पर गया था, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म, पर अपने दुश्मनों के लिए वो किसी राक्षस से कम नहीं था। वो दृष्टि का इंतजार कर ही रहा था कि उसने वहां डॉक्टर राधिका को आते हुए देखा। रुद्र डॉक्टर राधिका से दृष्टि के बारे में पूछने ही वाला था कि उससे पहले ही राधिका ने कहा कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, वो करना बहुत जरूरी था। पर दृष्टि ने कहा कि मैं सब काम देख लूंगी। आरएसआर से राधिका ने कहा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकी। रुद्र से बात करने के बाद उसने डॉक्टर आरके से डिस्चार्ज समरी ली और उसे स्टडी किया। उसके बाद वो सीधा सर्जरी के लिए चली गई। उसके साथ डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता भी अंदर चले गए। आज अनीता के हाथ थोड़े कांप रहे थे क्योंकि उसके सामने उसके दादाजी जो थे। आज अनीता के सामने उसके दादाजी की सर्जरी होनी थी। वो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। उसे पता था कि उसे इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना है। डॉक्टर राधिका ने सबसे पहले सभी को इंस्ट्रक्शन दिए। उसे पता था कि सर्जरी लंबी चलने वाली थी, इसलिए सबसे पहले उसने कहा कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत सीरियस है। पेशेंट की लाइफ आप सभी के टीम वर्क पर ही डिपेंड है। हमारी एक गलती भी किसी की मृत्यु का कारण बन सकती है। गाइस, आप मेरी बात समझ ही गए हो। आज डॉक्टर अवनी भी इस टीम का हिस्सा थी। उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, इसलिए आज उसे इतना बड़ा चांस मिल गया था। ओके गाइस, वी स्टार्ट द प्रोसीजर। कुछ टाइम बाद सर्जरी स्टार्ट हो गई। बाहर रुद्र, विक्रम, बाकी सभी परेशान थे। थोड़ी देर बाद शिवम भी वहां आ गया था। उसे भी अपने दादाजी का सच पता चल गया था। उसके आंखों में अपने दादाजी के लिए आंसू थे। वैसे तो दादाजी शिवम से भी प्यार करते थे, पर उनकी जान तो रुद्र में ही बसती थी। उन्हें रुद्र के अलावा इस दुनिया में कोई और दिखाई ही नहीं देता था। शिवम को तो अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने इतने अच्छे दादू से दूर रहना पड़ा था। सर्जरी को चलते 3 घंटे हो गए थे, पर अभी तक उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। तभी एक नर्स बाहर आई। जैसे ही रुद्र ने उससे कुछ पूछना चाहा, तभी उसने कहा, अभी सर्जरी चल रही है, और वो वहां से निकल गई और जल्दी से अपने फेस को ठंडे पानी से धोकर वापस ऑपरेशन रूम में चली गई। डॉक्टर राधिका बहुत ही ध्यान से सर्जरी कर रही थी। उसका पूरा ध्यान ब्रेन के सेरेब्रम और सेरेबेलम को ब्लड ट्रांसफर करने वाली छोटी छोटी आर्टरीज पर था। अगर गलती से एक भी आर्टरी डैमेज हो गई तो पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर राधिका स्लोली सर्जरी को आगे बढ़ा रही थी। सभी उसका पेशेंस लेवल और उसकी सर्जरी करने की टेक्निक्स को देखकर हैरान तो थे ही, पर डॉक्टर अवनी तो डॉक्टर राधिका की फैन ही हो गई थी। उसने इतनी सर्जरी होते हुए देखी थी, पर इतनी सफाई से सर्जरी होते हुए पहली बार देख रही थी। डॉक्टर राधिका के इतना हाई कॉन्फिडेंट लेवल देखकर तो उसकी आंखें ही नहीं झपक रही थी। आज उसे सच में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिला था। वो मन ही मन दृष्टि का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि उसे पता था डॉक्टर राधिका को लाने वाली दृष्टि ही थी। कुछ घंटे बीत गए थे। फाइनली 9 आवर्स बाद सर्जरी कंप्लीट हुई थी। सुबह का वक्त हो गया था। ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ। डॉक्टर राधिका ने अपने ग्लव्स उतारकर येलो डस्टबिन में डाली और वहां से बाहर निकल गई। फिर उसने रुद्र से कहा, इन्हें 2 से 3 दिन में होश आ जाएगा। सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये सुनकर तो रुद्र की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तभी रुद्र ने डॉक्टर राधिका से कहा, मुझे पता है पैसे लेने से तो आप मुझसे मना ही करोगी। अगर आपको और किसी चीज में मेरी हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। ये सुनकर राधिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद उसने डॉक्टर आरके से कहा, वैसे सुबह के पेशेंट की क्या अपडेट है? डॉक्टर आरके ने कहा, उसे अभी होश नहीं आया है, पर उसकी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर राधिका और नायरा 2-2 सर्जरी करके थक गई थी, इसलिए वो घर के लिए निकल गए।
डॉक्टर आरके, उनकी पूरी टीम थकी हुई थी, इसलिए वो सभी रेस्ट करने चले गए। मेंशन जाकर नायरा तो अपने कमरे में जाकर सो गई। कपड़े उन्होंने पार्किंग में ही चेंज कर लिए थे और दृष्टि ने पहले तो शॉवर लिया, फिर खाना लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। खाना पहले ही मेंशन के शेफ ने तैयार कर लिया था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ।